जय हिंद, नमस्कार। ये सरलीकरण सीरीज़ का लेक्चर नंबर 3 है। और सरलीकरण मतलब कि सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड जो भी दुख दर्द तकलीफ़ आप लोग का है उसका पूरा पूरा इलाज इस वीडियो में किया जाएगा। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन है ये देखिए। देखो, ये पहला क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन काफ़ी बार आता रहता है एग्ज़ाम में, जिसमें x बटा वाई का मान दिया है और एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है व्यंजक, जिसका कि मान ज्ञात करना है। तो भाई देखो, इसमें सिंपल काम ये करना है कि जब x बटा वाई बराबर आपको दिया हुआ है 6/5, तो सीधे x का मान 6 और y का मान 5 उठा के रख सकते हैं। कोई इसमें k वगैरह मानने का जरूरत नहीं है, क्योंकि अक्सर लोग k मानते हैं, उसके बाद x बराबर 6k करेंगे, y बराबर 5k करेंगे k का मान। तो वो सब करने का जरूरत नहीं है। सीधे x का मान 6 रखो इसमें और y का मान रखो 5। अब देखो यहाँ पर किस तरीके से दिमाग लगाना है। ऊपर x स्क्वायर है, तो 6 का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, 36, प्लस फिर क्या है वाई स्क्वायर, तो वाई है 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और बटा में कुछ कुछ होने वाला है। तो भाई 36 और 25 जोड़ के कितना आएगा, 61। और 61 किसके ऊपर में नज़र आ रहा है, देखो ऑप्शन नंबर बी है केवल। यहीं पर आंसर करके आप आगे बढ़ सकते हैं, अगर किसी और ऑप्शन में 61 ऊपर नहीं नज़र आ रहा है तो। ठीक है, लेकिन अगर मान लो किसी और ऑप्शन में भी 61 दे दे, तो फिर नीचे का भी वैल्यू रख लो। नीचे क्या नजर आएगा, 6 का स्क्वायर 36 घटाओ 5 का स्क्वायर 25, और 36 घटाओ 25 कितना होगा भाई, 11। तो इसका आंसर 61/11 आने वाला है। तो उम्मीद है समझ में आया होगा, ये कुछ तकलीफ कम हुआ होगा। ठीक है, तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से उसको सॉल्व करना है। अब देखो, इस तरह का क्वेश्चन जब भी आ जाता है तो इसमें थोड़ा अजीब सा मान दिया रहता है, जैसे 3.17, 9.12। ठीक है, मतलब जिसको कि सॉल्व करने में दिक्कत हो। ठीक है, साधारण तरीके से सीधे सीधे कोई a+b का होल स्क्वायर लगा के उसका मान ना निकाल पाए, जानबूझ के इस तरह का दिया रहता है कि आप फॉर्मूला यूज़ करना जानते हैं कि नहीं। ठीक है, तो देखो इसमें ढूंढना पड़ता है कि कौन कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो दो तरह के वैल्यू है इसमें। पहला है 3.17, इसको हम लोग लिख सकते हैं, मान सकते हैं कि ये ए है। 9.12 को अगर कोई बी मान ले, तब देखो यहाँ कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, ध्यान से देखो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और बटा में नीचे देखो 3.17 गुना 3.17 है, मतलब ए का स्क्वायर है, प्लस 9.12 गुना 9.12 है, मतलब बी का स्क्वायर है ना। 9.12 को बी माना था। ठीक है, ऊपर 3.17 को ए माना था, 9.12 को बी माना था, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ऊपर नज़र आ रहा है, फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर नज़र आ रहा है। अब देखो, अगर आपके पास थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन सही हो और फॉर्मूला को आप सोच सकते हैं, तो आपको इन दोनों को देख के ये नज़र आना चाहिए, ऊपर वाला जो दोनों है, कि इसमें आता है +2ab, इसमें आता है -2ab, और वो कट जाना है। ठीक है, और कट के एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ से मिलेगा, एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ से मिलेगा, मतलब ऊपर दो दो बार है और नीचे एक बार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट जाने के बाद दो आंसर आना चाहिए। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी आपको आंसर मिलेगा। लेकिन अगर नहीं विजुअलाइज कर पा रहे हैं इस चीज़ को एग्जाम में, तो फिर आपको थोड़ा सा लिखने का ज़रूरत है कि इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इस माइनस वाले को क्या लिखना पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। ठीक है, तो +2ab -2ab यहाँ कट गया, और नीचे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ही, है ना। तो हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरह का चीज़ ऊपर है वैसा ही नीचे भी है। ए स्क्वायर देखो दो बार है, तो 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर भी दो बार है, तो 2b स्क्वायर, दोनों में दो दो नजर आएगा, तो दो कॉमन ले लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और बटा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पहले से ही है। तो इतना कैलकुलेशन नहीं करना पड़े, इसलिए आपको थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन क्लियर रखना पड़ेगा। और अगर ये ऑब्जर्वेशन भी नहीं कर सकते हैं, कैलकुलेशन भी नहीं कर सकते हैं, तो फिर भाई आपके लिए एक फॉर्मूला है कि आप इसको सिंपल ये रखें कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर होता है। इस फॉर्मूला को अगर याद रखें तो सीधे ऊपर क्या समझेंगे, 2 × a² प्लस बी स्क्वायर, नीचे a² प्लस बी स्क्वायर है, कट के क्या हो जाएगा 2 आंसर आएगा। एक फॉर्मूला और एडिशनल याद कर लो आप लोग मेरे तरफ से कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4ab। ठीक है, इसको सॉल्व करके देखो रफ में और कमेंट में बताओ कि 4ab आ रहा है कि नहीं। तो ये दोनों फॉर्मूला यूज़ कीजिए और याद रखिए, क्योंकि इस पर रिलेटेड क्वेश्चन इस तरह के आते रहते हैं, हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, चाहे एसएससी का हो, रेलवे का हो, कोई भी हो। ठीक है, तो ये इसका हो गया शॉर्टकट। अब देखो एक क्वेश्चन ये एलसीएम से लिया गया है। देखो ये जो सीरीज चल रहा है ना सिंप्लीफिकेशन का, इसमें हर चैप्टर से कुछ कुछ क्वेश्चन उठाए गए। फोकस इस बात पे है कि कैलकुलेशन कैसे फास्ट करेंगे। मेथड तो हम लोग जो है, जो जैसे एलसीएम का अभी चला सीरीज, तो उसमें एलसीएम से रिलेटेड सारे तरीके हुए, शॉर्ट ट्रिक्स भी हुए। लेकिन अभी सिंप्लीफिकेशन में जो हम लोग कर रहे हैं, इसमें बस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने का, कैलकुलेशन कैसे फास्ट करेंगे उस पर हम लोग का फोकस है। ठीक है, बाकी डिटेल में एलसीएम कैसे होता है, कैसे क्यों इसका हो रहा है फॉर्मूला, वो सब तो मेन जो सीरीज है उसमें हो ही रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो पूछा जा रहा है कि इसका लघुत्तम समावर्तक क्या होगा, एलसीएम। तो भाई देखो भिन्न का एलसीएम, भिन्न भिन्न का लस, भिन्न का लस, इसका फॉर्मूला होता है, याद रखना है, अंश का लस। ठीक है, अंश का लस बटा हरों का मस। ठीक है, मतलब देखिए याद रखने का सिंपल तरीका ये है कि जो निकालने कहा जाएगा, जैसे लघुत्तम समावर्तक निकालना है एलसीएम, तो ऊपर अंश के साथ वही काम करना है जो आपको भिन्न के लिए निकालना है। तो भिन्न का लसा निकालना है तो अंश का लसा होगा, भिन्न का अगर मसा निकालने का जरूरत होगा तो अंश का मसा करना होगा, और ऊपर जो काम कर रहे हैं उसका उल्टा काम नीचे करना है। अगर यहाँ ऊपर अंश का लसा कर रहे हैं तो नीचे हर का मसा होगा। भिन्न का अगर मसा निकालना होता तो अंश का मसा करते और हर का लसा करते। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है। अब देखो यहाँ पर हम लोग को थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्या क्या है भाई, 6/25, 4/45 और 3/35। अब अंश है कौन कौन, 6, 4, 3, इनका लसा निकालना है, अंश का लसा ऊपर करना है। तो देखो आप लोग को बताया हुआ है एलसीएम एचसीएफ में कि लसा निकालने का तरीका ये है शॉर्टकट, कि 3 और 4 है सहअभाज्य संख्याएं, तो इनका लसा सीधे इनको गुना करने पे मिल जाएगा। मतलब 4 × 3 करोगे, 4 × 3 तो 12, इसका लसा हो गया 4 और 3 का। और 6 से इसमें चेक करेंगे कि पूरा पूरा भाग लग रहा है कि नहीं, तो 6 से पूरा पूरा भाग लग रहा है, तो ये 12 ही इसका हो गया क्या, एलसीएम। आया बात समझ में। तो ऊपर 12 नजर आना चाहिए, जो कि केवल ऑप्शन नंबर बी और डी में है, तो ए और सी तो होने से रहा। अब क्या करना है, हर का मसा करना है, हर का मसा करना है, मतलब 25, 45 और 35 का मसा निकालना है। तो मसा के बारे में आप लोग को कॉन्सेप्ट याद रखना है, और पहले बताया हुआ भी लसा मसा में मैंने, कि मसा हमेशा उन संख्याओं से छोटा होता है, उन संख्याओं से क्या होता है, छोटा होता है, और मस हमेशा संख्याओं में पूरा पूरा भाग भी लगाता है। तो 25, 45 और 35 से छोटा ऑप्शन कौन कौन सा है, छोटा ऑप्शन 5 है ना। 210 तो बड़ा है, तो ये तो होगा नहीं, छोटा कौन है 5, और 5 से चेक करो, ये तीनों में भाग भी लगता है, 5 से 25, 45 और 35 तीनों में भाग लगता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया। आया बात समझ में, न लसा निकालने का जरूरत पड़ा न मसा निकालने का जरूरत पड़ा, बस ऑब्जर्वेशन से ये क्वेश्चन बन गया कंप्लीट। ठीक है, तो इस तरीके से अप्रोच लगाना है एग्जाम में, ताकि समय बचे और कम समय में हम लोग सॉल्व कर पाए। देखो समय बचता है अगर 2, 4, 5 सेकंड, 10 सेकंड भी, तो वो पीछे के किसी क्वेश्चन को बनाने के लिए एक्स्ट्रा समय देता है। कुछ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव होते हैं, उसमें आपको मेथड लगाना पड़ जाता है, तो उसके लिए समय बचेगा जब आसान क्वेश्चन या जहाँ ट्रिक लगा सकते हैं उसको हम लोग कम से कम समय में कर पाए तो। ठीक है, अब देखो इस तरह का क्वेश्चन एक पिछले वीडियो में भी लिया हुआ है मैंने। ठीक है, इसमें तरीका क्या बताया है मैंने, कि जो
एक और दो है तो इसका अंतर देखेंगे, दो और तीन अंतर समान है ना, तीन और चार, और संख्या लगातार भी है। तो जब अंतर समान होता है तो एक बटा में अंतर रखना है। अंतर कितना है? एक, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो एक बटा एक रख दिया। इनटू यहाँ एक, सबसे छोटा संख्या कौन है? एक, तो एक बटा एक घटाओ सबसे बड़ा संख्या कौन है? 10, एक बटा 10। इसी को सॉल्व करना है। एक बटा एक का मान तो एक ही होता है, कोई फर्क नहीं, इसको बाद में लिखो या ना लिखो। यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है? एक घटाओ एक बटा 10, है ना, ये भी तो एक बटा एक ही है, इसको एक लिख सकते हैं। और इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है? एलसीएम उलसीएम लेने का जरूरत नहीं है, सीधे 10 गुना एक करो 10 और घटाओ एक। 10 में से एक घटा तो कितना आ गया? ऊपर आ गया 9 और नीचे यही 10 नज़र आएगा। आंसर हो गया कितना? 9/10। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो आया बात समझ में? इसको डिटेल में ये क्यों आता है इसके बारे में आप लोग को सिंप्लीफिकेशन का सेकंड वीडियो में बताया गया है, उसके पहले संख्या पद्धति बताते समय भी बताया गया है। ठीक है, तो आप सेकंड नंबर वीडियो जो है इस सिंप्लीफिकेशन का उसको देख लें, डिटेल मेथड पता चल जाएगा कि ये फॉर्मूला हम लोग क्यों लाते हैं, क्यों ऐसा लिखते हैं। ठीक है, लिखते हैं लेकिन क्यों लिखते हैं ये उसमें आप देख लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं भी समझ में आएगा कमेंट में आप बता सकते हैं। अब देखो, ये एक क्वेश्चन है, इसमें सॉल्व करना है। तो देखो ये बड़ा ब्रैकेट जो है इसके आगे क्या चिन्ह है? तो जहाँ कोई चिन्ह नहीं होता है वहाँ क्या होता है? प्लस। और प्लस चिन्ह अगर ब्रैकेट के आगे होता है तो ब्रैकेट को हम लोग डायरेक्ट खोल सकते हैं, है ना। तो इसको लिखा जा सकता है एक जोड़ एक बटा में कुछ, 10 जोड़ एक बटा 10। ये लिखने का ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम में, बस समझाने के लिए लिखना है। फिर देखो यहाँ इस ब्रैकेट के आगे भी प्लस चिन्ह है, तो ये प्लस एक जो जोड़ नहीं घटाओ है यहाँ। ठीक है, एक घटाओ एक बटा में 10 जोड़ एक बटा 10, ये चीज़ है। अब देखो ये जो पूरा का पूरा है 1/10 जोड़ 1/10, 1/10 जोड़ 1/10, दोनों तो सेम टू सेम है, इसको इतना लिखने का क्या ज़रूरत है ना। एग्ज़ाम में न इसको लिखना है न सॉल्व करना है, समझ लेना है कि ये है भाई x। तो अगर ये वाला पार्ट x हुआ, ये वाला पार्ट अगर x हुआ, तो ये एक जोड़ x और एक घटाओ x, ये तो ख़त्म ही हो जाना है। मतलब अगर ध्यान से देख लोगे इस क्वेश्चन को तो देखते के साथ क्वेश्चन में ही बोल दोगे कि यहाँ ये और यहाँ ये दोनों कट के ख़त्म हो जाने वाला है। तो भाई ये एक जोड़ एक कितना आएगा आंसर? 2। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। है बात समझ में? सॉल्व करने का कोशिश नहीं करना है। सॉल्व हम लोग तब करते जब यहाँ मान अलग अलग होता है, इसका मान और इसका मान कुछ अलग अलग दिया रहता, तब हम लोग को सॉल्व करना पड़ता। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन है, बड़ा खतरनाक सा दिखने वाला क्वेश्चन है भाई। यहाँ जो दिया हुआ है डाटा 2 का पावर 10 और 3 का पावर 10, 2 का पावर 10 माइनस 3 का पावर 10 बटा में 5 का पावर 10 घटाओ 6 का पावर 10। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पर 2 का पावर 10 का मान तो चलो किसी को पता भी हो सकता है, क्योंकि 5 बार में 32 आता है, 32 दूना 64, उसके बाद 128, 256, 512, 1024, है ना। तो ये 2 का गुना कर करके 2 का पावर 10 का मान तो कोई 1024 बता भी सकता है, लेकिन 3 का पावर 10, 5 का पावर 10, 6 का पावर 10 किसी को नहीं पता होता है कि इसका मान क्या है। तो मान रख के तो इसका आंसर आने वाला नहीं है, ये बात तो तय है। तब क्या करना होगा? दिमाग लगाना होगा। देखो क्या दिमाग लगाना है, इसमें कहा क्या जा रहा है कि इसको सरल करने पर क्या प्राप्त होगा? एक धनात्मक संख्या प्राप्त होगा, ऋणात्मक प्राप्त होगा, न धनात्मक होगा न ऋणात्मक होगा, या परिभाषित नहीं किया जा सकता। तो देखो हर एक ऑप्शन में बहुत कॉन्सेप्ट है। परिभाषित नहीं किया जा सकता, अपरिभाषित संख्या वो होती है जब
किसी संख्या में शून्य से विभाजित किया जाए, है ना, शून्य से भाग लगाया जाता है, तब वो संख्या अपरिभाषित कही जाती है। क्योंकि जीरो का पहाड़ा लगाओगे तो कितनी बार लगाने पर एक आएगा, ये किसी को पता नहीं है। ठीक है, इसके रिगार्डिंग कोई परिभाषा नहीं है कि कितनी बार में एक आएगा, इसलिए अपरिभाषित कहते हैं। तो भाई नीचे जीरो आने का केस तो तभी बनेगा ना जब नीचे दोनों बराबर हो, तभी तो घट के जीरो होगा। तो ये तो बराबर है नहीं, तो नीचे जीरो आएगा नहीं, जीरो ये नहीं आएगा, तो अपरिभाषित होने वाला सीन तो खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर डी गलत। ऑप्शन नंबर सी कहता है कि न धनात्मक न ऋणात्मक। तो संख्या पद्धति में आप लोगों को बताया मैंने कि पूरे नंबर सिस्टम में, पूरे संख्या पद्धति में मात्र एक संख्या ऐसा है जो न धनात्मक है न ऋणात्मक है, और वो है कौन? जीरो। ठीक है, जीरो ऐसी संख्या है जिसका कोई साइन नहीं है, न ही पॉजिटिव है न निगेटिव है। और कोई भी चीज़ जीरो तब आता है जब जीरो के बटा में समथिंग हो। तो ऊपर जीरो आना जरूरी है भाई। ऊपर जीरो कहाँ से आएगा? ऊपर भी दोनों अलग अलग संख्याएं हैं, तो जीरो आने का चांस खत्म। तो ऑप्शन नंबर सी भी खत्म। किसी को कोई तकलीफ है तो बताओ इसमें। ठीक है, उसके बाद देखो ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है कि एक ऋणात्मक परमेय संख्या है। तो भाई ऋणात्मक होगा या धनात्मक होगा, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि घट के प्लस आएगा कि माइनस आएगा। समझ रहे बात को? ये ऊपर वाला चीज घट के प्लस आएगा या माइनस आएगा, नीचे घट के प्लस आएगा या माइनस आएगा, इससे पता चलेगा कि ऋणात्मक होगा कि धनात्मक होगा। तो देखो, घातांक करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर पावर सेम होता है, देखो पावर 10-10 है ना, घातांक 10-10 है, तो जिसका आधार छोटा होता है वो संख्या छोटी होती है। मतलब कि 2 का पावर 10 जो है वो छोटा है 3 के पावर 10 से। क्योंकि घातांक बराबर है तो आधार जिसका छोटा होगा, 2 छोटा है 3 से, तो ये संख्या पूरी की पूरी 3 के पावर 10 से छोटी हो जाएगी। तो ऊपर तो घट के आ रहा है निगेटिव, नीचे भी देखो पावर सेम है 10 और 10, घातांक बराबर है, तो जिसका आधार छोटा वो संख्या छोटा, तो नीचे भी घट के आ रहा है माइनस, और माइनस बटा माइनस क्या होता है? प्लस। तो ये आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। तो आया बात समझ में? किसी को कोई तकलीफ इसमें हो तो बताओ। ठीक है, अब देखो खैर ये ख़त्म हो गया, तो उम्मीद है समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आज तक कोई भी कमेंट में पूछा हुआ क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसका रिप्लाई मैंने नहीं किया हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए।